नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लैकआउट मॉकड्रिल किया गया। तस्वीरें आप देखिए। यह मॉकड्रिल उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश पर हुए हैं, जिसका उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने और नागरिकों को सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में जागरूक करना था। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें आगरा है, अमेठी, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, हरदोई, लखनऊ और वाराणसी भी शामिल है, जहां पर 75 जिलों के साथ साथ बिजली बंद कर सायरन के साथ मॉकड्रिल किया गया है। और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने, जब ये पावर कट हुआ और उसके बाद एक सायरन बजा, लोगों को जागरूक किया गया, अलर्ट किया गया। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत माता के महान सपूत, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती, जिसे पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है, इस अवसर पर नेताजी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन की ओर से यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले इस मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले सभी नागरिक सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित विभाग के कार्मिकों और स्वयंसेवकों को इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार मॉक ड्रिल के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। नेशन फर्स्ट का जो भाव आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हम सब भारतवासियों को दिया था, नेशन फर्स्ट के उनके भाव के अनुरूप उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारत की नारी शक्ति की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के रूप में उन्होंने उस समय देश को इस सामर्थ्य से अवगत कराया था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, जहां कहीं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, हर भारतवासी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और एक राष्ट्रनायक के रूप में उन्हें अपना सम्मान प्रदान करता है। आज का ये मॉक ड्रिल हम सबको सम और विषम परिस्थितियों के प्रति हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जानने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उन्होंने उनके स्वास्थ्य का जायजा भी लिया। इस दौरान सीएम योगी ने डॉक्टर से भी उचित और आवश्यक इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी और इसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ के शहीद पथ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और राजधानी लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर हजरतगंज स्थित नेताजी सुभाष चंद्र पर यह कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है।
इस चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र चौक, ये तस्वीरें आपके सामने। यहां पर कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। उन्होंने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। साथ ही उन्होंने भारतवासियों से आह्वान किया है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश की 14 लखपति दीदियां दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की विशिष्ट अतिथि होने वाली हैं, जिन्हें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी आवास से दिल्ली के लिए रवाना किया है। वहीं दिल्ली रवाना करने से पहले डिप्टी सीएम ने लखपति दीदियों से उनके काम, जीवन में आए बदलाव, महिला सशक्तिकरण और अन्य विषयों पर चर्चा भी हुई है। इसमें 3 करोड़ महिलाओं को समूह से जोड़ेंगे और 1 करोड़ को लखपति दीदी बनाएंगे। रोजगार के बहुत अवसर है उत्तर प्रदेश में, उस अवसर को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आधी आबादी के सम्मान में ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सम्मान है कि 14 दीदियां गणतंत्र दिवस समारोह की मेहमान बन करके जा रही हैं और उनको हम लोग यहाँ से विदाई और बधाई दोनों देने के लिए आए। रक्षा मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति आज अयोध्या पहुंची है, जहां पर समिति के सदस्यों ने रामलला, हनुमानगढ़ी, कनक भवन में दर्शन पूजन भी किया और समिति का नेतृत्व कर रहे बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की समिति का आधिकारिक दौरा कोच्चि से वाराणसी तक ही निर्धारित था और इसके बाद समिति के सदस्य निजी यात्रा पर प्रयागराज और अयोध्या पहुंचे हैं।
डेलीगेशन का दौरा कल बनारस तक था। बनारस के बाद जितने सदस्य थे सब आज और कल कहीं न कहीं घूमने के लिए निकले हैं जी। और उस क्रम में हम कुछ एमपी यहाँ भी अयोध्या दर्शन के लिए आए, क्योंकि कमेटी का आधिकारिक कार्यक्रम मंदिर दर्शन नहीं है। हमारा आधिकारिक कार्यक्रम जो था ध्यान दल, जो कोची से शुरू हुआ बनारस तक आया, और जो डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के नॉर्म्स है उसके तहत मंदिर दर्शन उसके नॉर्म्स का विषय नहीं है। ये तो इंडिविजुअल अपना आस्था का सवाल है। और लखनऊ स्थित भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान यानी कि IRITM ने रेलवे प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा किए गए ऑडिट में संस्थान को राष्ट्रीय मानक के तहत सर्वोत्कृष्ट 5 स्टार केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता प्रदान की गई है। और यह उपलब्धि पाने वाला IRITM देश का पहला रेलवे सैटेलाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है। संस्थान के महानिदेशक रंजन प्रकाश ठाकुर ने इसे टीम वर्क का परिणाम बताते हुए संकाय और कर्मचारियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रशिक्षण, नवाचार, नेतृत्व विकास में उत्कृष्टता की दिशा में नई प्रेरणा देगा। वसंत पंचमी के अवसर पर देश भर में उल्लास है, श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। और इसी क्रम में रामनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वसंत पंचमी के सांस्कृतिक और पारंपरिक महोत्सव पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि यह पर्व कठोर सर्दियों के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के मूल भाव को दर्शाता है। आज का दिन भारत में बड़े महत्व का दिन है। आज सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में आज वसंत पंचमी है, अर्थात अत्यधिक शीत का काल समाप्त हो रहा है, वसंत आ रहा है, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आएंगे। ये बसंत पंचमी भारत का सांस्कृतिक त्योहार है। सारे देश में, विशेष रूप से बंगाल, बिहार में आज ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा होती है। तो आज सरस्वती पूजन का दिन भी है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति का परिचायक है आज का दिन। कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करी के मुख्य सरगना बताए जा रहे शुभम जायसवाल के पिता भोला की करीब 28 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। वहीं वाराणसी के राम कटोरा में शुभम जायसवाल की पत्नी वैशाली और मां शारदा देवी के नाम से संपत्ति ये जब्त की गई है। कफ सिरप सिंडिकेट के ऊपर की जा रही कार्रवाई के क्रम में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। जनपद सोनभद्र में लिखे गए अपराध संख्या 1191/25 में मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल, जो कि बनारस का रहने वाला है, इसकी अवैध संपत्तियों के ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है। लगभग 28 करोड़ 50 लाख की चल एवं अचल संपत्ति अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल एवं इनके परिवारीजन द्वारा इस अवैध धंधे में लिप्त होकर के कमाई गई है। उसी अवैध संपत्ति को 107 BNSS की कार्रवाई के अंतर्गत कुर्की के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा 22/1/26 को दिए गए हैं। उसी के क्रम में आज जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा ये सभी संपत्तियां, जो कि लगभग 28 करोड़ 50 लाख की हैं, इनको कुर्क किया जा रहा है एवं आगे भी इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है एवं इनके अन्य परिवारिक जनों द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसके ऊपर भी कार्रवाई जारी रहेगी। और उधर सहारनपुर में पुलिस से बेखौफ चोरों ने एक डायमंड के शोरूम में करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया है। और चोरों ने फेमस डायमंड फ्रेंचाइजी को निशाना बनाते हुए दीवार तोड़कर करोड़ों के आभूषण पर हाथ साफ किया। आपको बता दें कि शातिर चोर छत के रास्ते दीवार तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए और चोरी की इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। खबर मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
जिसके बाद डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी आशीष तिवारी समेत नगर विधायक और राजीव कुंबर मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। सूचना ये मिली कि यहाँ पर चोरी हो गई है, तो यहाँ पर जो साइड वाला जीना है उससे दीवार को तोड़ा गया है। अभी जो हम लोगों ने ट्रेस किया है कि जो भी चोर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो छत के रास्ते से आए हैं और यहाँ पर बाकी जितने सीसीटीवी कैमरेज हैं उन सबको भी चेक किया जा रहा है। इसमें उन्होंने जितनी चोरी की इसका असेसमेंट करा रहे हैं। शोरूम के मैनेजर ने बताया कि इनका सब कुछ इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस एजेंट को भी इन्होंने बुलाया है, तो एक बार उसका असेसमेंट हो जाए। और हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। अंबेडकर नगर में दबंग पुलिस से किस कदर बेखौफ हैं, इसका एक तस्वीर जो है वो मालीपुर थाना इलाके में देखने को मिली है, जहां पर खुलेआम कुछ दबंगों ने मामूली बात पर लाठी डंडे दुकानदार की जमकर पिटाई की है। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से दबंग दुकानदार को लाठी डंडों से घेर कर उसको पीट रहे हैं। वहीं हमले में दुकानदार का जो बायां हाथ है वो टूट गया, जबकि सिर और शरीर में गंभीर चोट के निशान हैं। वहीं पीड़ित दुकानदार ने अब पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। ठेके के बगल में मेरी दुकान है। 2 लोग आए, उसके बाद उन्होंने सामान लिया, हुआ उनका पैसा जो था पैसा दिए, उसके बावजूद उन्होंने उनको सामान महंगा लगा, वो गाली वाली देने लगे। उसके बाद सामान वापस कर दिए। अभी वही एसपी साहब भी बोले कि तुम तो पैसा ले लिए उससे। हम कहे हाँ पैसा लिए, लेकिन हमने रिटर्न कर दिए थे उनको पैसा। उसके बाद गाली गलौज देने लगे। तब पापा थे मेरे दुकान पे, तो हम भी पहुंच गए। भाई दोनों लोग थे, पापा चले आए घर, फिर गाली वाली देने लगे, फ़ोन पे सब कुछ गाली देने। फिर आए, एकाएक आए 3-4 लोग मारने लगे हमको। इतना मार दिए कि हम बेहोशी हालत में नागपुर अस्पताल में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया युवाओं को रोजगार दे रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत आरक्षी भर्ती में अभ्यर्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ये बढ़ रही है। वहीं सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था के कारण युवा भरोसा भी दिखा रहे हैं और अवसर का लाभ भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत आरक्षी भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। पारदर्शी और सुचारू भर्ती व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश ने 7,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। और पुलिस के आरक्षी पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर जनपद से भी काफी बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती है। आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। आप लोग उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करिए कि आपका पुत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बना है। आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष के कुल 32,689 पदों की भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने युवा अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी वर्गों की आयु सीमा में एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी है। इस फैसले से लाखों युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। सर्वप्रथम योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने 33,000 प्लस वैकेंसीज फिर से दी और हम बच्चे जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और हम योगी जी से ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने पिछली बार बिना रिश्वत के वैकेंसी में चयन करवाया, इस बार भी वो बिना रिश्वत के जो है चयन करवाएं और हम बच्चों का जो है भविष्य बनाएं। पिछले वर्ष भी पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के तहत 60,244 युवाओं का चयन आरक्षी नागरिक पुलिस पद के लिए किया गया था। इसमें बेटियों ने करीब 20% सीटों पर बाजी मारी थी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं। एक तरफ से नए साल का तोहफा है हम विद्यार्थियों के लिए
और मैं इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने जो एज में छूट दिया है, इससे जो बच्चे, जिन बच्चों का एज ज़्यादा हो गया था, उन बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है ये कि उनको एज में छूट मिली और वो भी इस परीक्षा में जो है शामिल हो सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाए जाने से सरकार पर अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ा है।